मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ब्रिंघम यंग के कोट के साथ। ब्रिंघम कहते हैं, व्हेन यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, व्हेन यू टीच अ वुमेन यू टीच अ जनरेशन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ब्रिंघम बेसिकली कहना चाहते हैं कि जब आप एक आदमी को टीच करते हैं, जब आप एक मैन को एजुकेशन देते हैं, तो सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को एजुकेशन देते हैं। जब आप एक मैन को एजुकेशन देते हैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को एजुकेशन देते हैं, लेकिन आप एक जब वुमेन को टीच करते हैं या वुमेन को एजुकेशन देते हैं तो सिर्फ आप एक वुमेन को नहीं, पूरी जनरेशन को चेंज करते हैं, पूरी जनरेशन को टीच करते हैं। तो यही हमारे ब्रिंघम का कहना है कि जो वुमेन होती है, कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन वुमेन को प्रोवाइड की गई है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वुमेन होती है वो फर्स्ट टीचर होती है। बच्चे का फर्स्ट टीचर कौन होता है? उसके पेरेंट्स होते हैं। उन पेरेंट्स में जो मेन रोल होता है वो वुमेन्स का होता है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट जनरेशन को सुधारना है तो वुमेन को हमें एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, और इकोनॉमी के लिए भी हमारी वुमेन को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जेंडर है, ये जो हमारा फीमेल जेंडर है, ये जो वुमेन है हमारी, ये 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। तो इसको बिना एजुकेशन के अगर हम आगे बढ़ने का सोचें तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, और ये हमने पहले भी देख चुके हैं। और ये बहुत प्यारा आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा ये एडिटोरियल है। इसके अंदर मैक्सिमम सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। CAPF एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपना डिस्कशन नहीं करते, आज वैसे ही बहुत देर हो गई। अपने उद्देश्य के साथ, हमारा उद्देश्य क्या है? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। क्या उद्देश्य बच्चों? हमारा अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हम पहले भी बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एडिटोरियल है थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है कल हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो इसके लिए और इसमें थोड़े से अलग पॉइंट भी दे रखे हैं। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड इंडियाज़ कमिटमेंट। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने बेसिकली देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे एक ग्लोबल एग्रीमेंट था, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये जो हमारा ग्लोबल एग्रीमेंट था, इसका फोकस बेसिकली क्या था? इक्वालिटी राइट प्रोवाइड कराना बोथ जेंडर्स को, वुमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी। बेसिकली ये इसका मोटिव था हमारी बीजिंग डिक्लेरेशन का, कि हमें अपने जेंडर्स के बीच में इक्वालिटी लेके आनी है। इसके लिए उस इक्वालिटी इस इक्वालिटी के लिए हमने क्या किया? इस इक्वालिटी के लिए बेसिकली हमने 12 क्रिटिकल एरियाज़ पे ध्यान दिया इस डिक्लेरेशन के अंदर, बीजिंग डिक्लेरेशन के अंदर, जिसमें पॉवर्टी रिडक्शन था, जिसमें एजुकेशन था, जिसमें हेल्थ था, जिसमें वायलेंस था अगेंस्ट वुमेन था, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इन चीज़ों को ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अंदर इस जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुई थी, इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था। और इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर चले गए या हमारे PM चले गए। इंडिया के साथ साथ 200 इंडियन वुमेन ने भी गवर्नमेंट के साथ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया की जो कमिटमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वो यहाँ पे दिखाई देती है। फिर इंडिया ने जो है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर वुमेन्स की जो है कंडीशन सुधारने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और बहुत सारे एफर्ट और सोशल मूवमेंट लेके आई। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ स्टार्ट हुई बीजिंग डिक्लेरेशन के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की जो दशा है वो सुधारने के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पे। ये हमने थोड़ा सा देखा। इसके बाद हम इंडिया का थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट करा तो हमें इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो हम प्रोग्रेस देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर वुमेन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेल्थ इंप्रूवमेंट से। हेल्थ सेक्टर के अंदर जाते हैं तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को जो है जस्टिफाई करता है, क्या कि हमारे यहाँ पे जो है वुमेन से हेल्थ केयर में वुमेन की बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है वो सुधर रही है। यहाँ पे वही बता रखा है, मैटरनल जो हेल्थ केयर है वुमेन का, वो यहाँ पे सुधरता नज़र आ रहा है। ये जो हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं, ये जो हमारे डेटा दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है कि हमारी इंडिया के अंदर, और ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी जो है प्रमाणित किया है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हमारे यहाँ पे, जब वुमेन किसी बेबी को बर्थ देती है तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी, घर के अंदर नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी होती है उसे कहते हैं हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसकी जो परसेंटेज है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। 95% तक जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो हुई है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है?
देखो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे क्यों जो है हमारी गवर्नमेंट जोर देती है कि आपको पता होगा एक वंदना योजना करके है हमारे, इसके अंदर बेसिकली जो है वुमेन्स को कुछ राशि प्रोवाइड कराई जाती है अगर वो इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल में डिलीवर करती है। क्यों? रीज़न है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है जो वुमेन्स का, जो जन्म देते हुए मृत्यु हो जाती है वुमेन्स की, उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसको रिड्यूस करने की इंडिया की कमिटमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक कदम है। दूसरा, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जो है भ्रूण हत्या हो जाती है, घर में अगर डिलीवरी होगी तो भ्रूण हत्या करना बहुत आसान होगा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करके हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इस सेक्स रेशियो को, जो कि हमारा जो है एक तरफ जो है झुकता जा रहा है, मेल हमारे यहाँ ज़्यादा होते जा रहे हैं, फीमेल कम होती जा रही है, तो इस सेक्स रेशियो को जो है इसको भी हमें बैलेंस करना है। तो दोनों का ही सॉल्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। वही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, ये होने की वजह से 95% जो मैटरनल डेथ होती थी, वुमेन्स की जो डेथ होती है वो 95% तक रिड्यूस हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है अच्छा इंडिकेटर है। प्लस यहाँ पे ये भी बता रखा है कि हमारे यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो 130 से गिर के अब 97 पे आ चुका है पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस होकर 97 आ गया है, 97 पर लाख लाइव बर्थ। तो ये काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये दिखा रही है कि इंडिया का जो कदम है हेल्थ सेक्टर के अंदर वुमेन को एम्पावर करने का, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है सफल होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बता रखा है कि 56% जो मैरिड वुमेन्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है उनका यूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसके ऊपर वो कंट्रोल ले रही है। तो देखो एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो वुमेन यूज़ करती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स का जो वो होता है, वुमेन्स की जो एम्पावरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है कि वुमेन जो है डिसीजन मेकिंग में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव जो एरिया होता है उसमें जो है वुमेन अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर रही है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो वुमेन को एम्पावर करती है, उसमें एक है हमारी आयुष्मान भारत, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ जो वुमेन्स है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो चुका है। तो ये जो सारे डेटा हमने देखे, ये सारा जो हमने देखा अभी, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, कि वुमेन जो है हमारी एम्पावर हो रही है। इंडिया जो है कदम उठा रहा है, इंडिया जो है बीजिंग जो डिक्लेरेशन हमने पार्टिसिपेट करा था, जो कमिटमेंट ली थी, इंडिया उसको फुल्ली जो है रिस्पॉन्सिबली निभा रहा है। दूसरा, फिर हम एजुकेशन रिफॉर्म देखें, एजुकेशन फील्ड के अंदर देखें कि क्या वुमेन्स के हालात हैं। हमने देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं जो है सुधर रहा है, उनकी जो कंडीशन है सुधर रही है। अब यहाँ पे हम एजुकेशनल रिफॉर्म देखें तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसकी वजह से जो है हमने ये जो है अपना हमारा जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी ये देखा था कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से जो है चाइल्ड सेक्स जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और हरियाणा जैसे जो रूरल एरिया, वहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो है वुमेन्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, वुमेन्स के जो एनरोलमेंट होते हैं स्कूल्स के अंदर वो बढ़े हैं। तो दोनों की वजह से, ये बेसिकली सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस दोनों की वजह से हमारी वुमेन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, एम्पावर हुई है, ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने देखा था अभी ये वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब यहाँ पे है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे NEP 2020 भी कहते हैं। इसके अंदर भी बेसिकली यही है कि जो गवर्नमेंट है, वुमेन्स की साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, जो फील्ड लड़कों के लिए कभी ना कहीं किसी टाइम पे लड़कों की ये जो फील्ड समझी जाती थी, इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट है गर्ल्स को प्रमोट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल फील्ड में भी जो है वुमेन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है, प्रोत्साहन दे रही है उन्हें, यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली उनका एनरोलमेंट बढ़ रहा है। यहीं पे ये भी बता रखा है कि गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें जो है वो भी लेके आ रखी है। ऑल्थो जो है सेफ्टी कंसर्न कुछ रहता है, लेकिन फिर गवर्नमेंट के एफर्ट यहाँ पे हमें पूर्णतः दिख रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें, ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया हेल्थ केयर का, देख लिया, हमने देख लिया है एजुकेशन फील्ड में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला एक स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी वुमेन्स को लेके कुछ इनिशिएटिव्स हैं।
अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है नेशनल रूरल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इस मिशन के अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसने 100 मिलियन जो वुमेन्स हैं वो अभी तक इस मिशन के अंदर ज्वाइन कर चुकी है एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपको पता होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं वुमेन को जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, क्योंकि वो ग्रुप मिलके, ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन्स इसके अंदर मिलके पैसे इकट्ठा करती हैं, फिर उससे कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं, फिर वो फाइनेंशियल वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद हमारा ये यूपीआई इनिशिएटिव ये सारा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है वुमेन को एम्पावर करने में काफ़ी मदद मिली है। उसके बाद एक स्कीम और बता रखी है जहाँ रूरल, क्योंकि हमें पता है ना कि डिजिटल डिवाइड भी है, अब इस डिजिटल डिवाइड को जो है क्लब करने के लिए, इसको गैप को फिल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की एक और स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये जो साक्षरता अभियान है ये वुमेन को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए है रूरल एरिया के अंदर। और यहाँ पे बता भी रखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 35 जो मिलियन वुमेन है, रूरल वुमेन, उनको कहीं ना कहीं डिजिटली लिटरेट भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी वुमेन्स है, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी उनको शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं वो दिख रहे हैं हमें कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है एम्पावर करना चाहती है। उसके बाद यहाँ पे अब बजटिंग की आती है। यहाँ पे तो सारी डायमेंशन कवर कर रखे हैं। अब बजटिंग की आती है तो जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेके आ रखी है, हमने कितनी देख ली यहाँ पे। उसके बाद अब बजट की बातें आती है तो गवर्नमेंट ने जो जेंडर बजट होता है, फीमेल को लेके जो कई कई इनिशिएटिव्स होते हैं, उसमें जो बजट होता है उसमें भी एलोकेशन जो है वो बढ़ा दिया है हमारी गवर्नमेंट ने। 6.8% कुछ करती थी, उसको बढ़ा के 8.8% कर दिया। तो काफ़ी ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और जो अलोकेशन होता है वो यहाँ पे बता रखा है, जेंडर स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है उसके लिए 55.2 बिलियन जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट करें। तो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं एफर्ट दिख रहे हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए। उसके बाद काफ़ी सारी स्कीमों के नाम यहाँ पे ले रखे हैं। तो पूरा जो एडिटोरियल है बेसिकली फुल ऑफ डेटा से भरा पड़ा है, इसको ज़रूर नोट कर लेना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बता रखे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बेसिकली ये कहीं ना कहीं रूरल वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और यहाँ पे बता भी रखा है कि 100 मिलियन से ज़्यादा जो वुमेन है उनको एम्पावर भी कर दिया है हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर 100 मिलियन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चैलेंजेस बता रखे हैं, और चैलेंजेस में मेजर जो चैलेंजेस है वो बेसिकली क्या है, हमारी जो वुमेन है वो वायलेंस फेस करती है, जो मेजर चैलेंज यहाँ पे बता रखा है। इसके लिए गवर्नमेंट फिर बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आई है, जैसे वन स्टॉप सेंटर्स हो गया, इसके अंदर मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक ही जगह पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो लॉज हैं उसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता लेके आ गया है, जो इंडियन पीनल कोड था उसको मॉडिफाई करके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर जो है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रखी है वुमेन्स को लेके। तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं बेसिकली यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम लेके आई है, जो कि वायलेंस सर्वाइवर हैं, जैसे लेट्स से किसी वुमेन्स के साथ वायलेंस होता है तो उनको क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगी, सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। वैसे ही हमारी राजस्थान पुलिस एकेडमी है, वो यूएन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलके जो है जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसी जो है वो पुलिस को बेसिकली ट्रेन करेगी। तो सारी चीज़ जो हो रही है बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए हो रही है, चाहे वो उड़ीसा हो गया, चाहे वो राजस्थान हो गया, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सारी चीज़ हमें दिख रही है। अब फ्यूचर पाथवे क्या होगा, देखो फ्यूचर पाथवे क्या है कि ये जो यंग वुमेन है, हम सभी को पता है ग्रेटा मार्गरेट जो थी, उन्होंने भी, ये भी यंग वुमेन में ही आती है, जो हमारे अभी के जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टेम फील्ड हो गया, इस सब में हमारी जो वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं लीड कर रही है, ये यहाँ पे बता रखा है। फिर कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गति प्रोजेक्ट हो गया, ये भी कहीं ना कहीं वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर हमारा G20 टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी थाउजेंड्स ऑफ यंग वुमेन्स को जो है ट्रेन कर रहा है। उसके बाद हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हो गया, ये भी अभी आया था, आप सभी को पता है 33% जो रिप्रेजेंटेशन है, 33% बेसिकली जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें बेसिकली बता रखी है। बेसिकली सारा जो यहाँ पे मैटर बता रखा है वो क्या, वुमेन को एम्पावर करने के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमारी 30th एनिवर्सरी है, इसकी 30th एनिवर्सरी की, इसकी बीजिंग डिक्लेरेशन की जो हमारी 30th एनिवर्सरी है,
इसके ऊपर हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, और इंडिया ने इसके ऊपर एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर दिया है, जो कि हमने अभी देखा हर एक फील्ड के अंदर जो गवर्नमेंट है वो वुमेन के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रखी है, और वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट हमारी गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है। तो ये जो ग्लोबल बेंचमार्क इंडिया ने सेट करा है, और अदर कंट्रीज को भी इसको अडेयर करके ये सेट करना चाहिए। यही सारा आज का हमारा एडिटोरियल था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा पेपर 2 के लिए टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ट्राई करना लिखने की। आज वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना कल या परसों जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन इन रेडियो एंड टेलीविजन। देखो यहाँ पे बेसिकली जो सिंपल न्यूज़ है वो क्या, कि हमारी जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसने अभी एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके अंदर देखा जाए तो टोटल एशिया का था, तो टोटल देखा तो 65 जो फिल्म्स हैं 21 एशियन कंट्री से वो यहाँ पे आई हैं। तो आपको बस यही थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, कितनी फिल्म्स थी, छोटी छोटी जो न्यूज़ हैं बस वो। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप कमेंट करना आपने बंद कर दिया है, आपको लगता है कि सर देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तो देख ही रहा हूँ आप सभी को। आप शायद ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा इंडो नेपाल ट्रीटी 1950। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी बेसिकली हुआ क्या है, उड़ीसा के अंदर हमारी जो KIIT है वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं नेपाली स्टूडेंट्स को लेके। नेपाली स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक 3rd ईयर की नेपाली जो वुमेन है उसने सुसाइड कर लिया, मर गई सुसाइड करके। और वहाँ पे जब ये सारे प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि एक मेल जो उसी का जो स्टूडेंट था वो हरास कर रहा था, जब ये सारी चीज़ें हुई तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि तुम नेपाली हो, अपने घर जाओ, ये ऐसे करके स्टेटमेंट दिया। यही यहाँ पे बोल रखा है, आस्क नेपाली स्टूडेंट टू वैकेट। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बवाल खड़ा हो गया, और इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हमारे नेपाल के साथ एक ट्रीटी है 1950। इस ट्रीटी को बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे। मैं एकदम वहीं से लेके आया हूँ जहाँ पे ये हमारा सोर्स था। हमारा सोर्स बेसिकली वही था, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर बता रखा था कि ये जो KIIT इंसिडेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियो नेपाल पीस जो ट्रीटी है 1950, इसका आर्टिकल 6 हो गया, इसका आर्टिकल 7 हो गया, इसको कहीं ना कहीं वियोलेट करा है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 6 क्या है, 7 क्या है, ये ट्रीटी क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इससे पहले थोड़ा सा बाउंड्री वाले एरिया देख लेते हैं कि नेपाल के साथ इंडिया की कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री लगाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं येलो वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल का ये वाला हिस्सा, फिर ये सिक्किम हो गया, ये हमारा चिकन नेक है, ठीक है। तो ये वाले हिस्से हमारे 1 2 3 4 5 ये जो आपको दिख रहे हैं, ये 5 इंडियन स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री लगाते हैं। तो इनके नाम तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं मतलब इसी में आगे देखते हैं इस ट्रीटी के बारे में। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इंडिया की तरफ से किसने साइन किया था? ये करा था हमारे चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने, और नेपाल की तरफ से साइन किया था मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने। थोड़ा सा इनका नाम भी अगर याद रहे तो ठीक ही रहता है। उसके बाद जो आर्टिकल 1 है, इसके अंदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में बात हो रखी है, और इसके लिए इसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे इनिशिएटिव है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम रेगुलर बायलैटरल मीटिंग करते रहते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होते हैं, ये हमारी सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल को बताने के लिए मदद करती है। आर्टिकल 1। इसी ट्रीटी का जो आर्टिकल 2 है वो हमारा क्या? म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एक्सटर्नल थ्रेट। तो कैसे हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे कौन कौन से एक्सटर्नल थ्रेट आते हैं उसके लिए हम सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। उसके लिए हमारा जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। 4th हमारा आर्टिकल है इसके अंदर कंसुलर अपॉइंटमेंट। तो इसके लिए हमने अपॉइंट करा है, कहाँ पे हमारे कॉन्सुलेट कहाँ पे है, इनकी लोकेशन थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेपाल का कॉन्सुलेट है हमारे कोलकाता इंडिया के अंदर, और इंडिया का है हमारा बिरगुंज नेपाल के अंदर। उसके बाद हमारा आर्टिकल 5 है मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, जिसके लिए हम बायलैटरल मीटिंग वगैरह करते ही रहते हैं। 2019 में हमने जो है एक उसको व्हीकल भी गिफ्ट करा था, एमरैप व्हीकल। हमारा सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो नेपाल के साथ होती है,
और नेपाली जो ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे एनडीए और आईएमए में ट्रेनिंग करते रहते हैं। आर्टिकल 6 जिसको वियोलेट करा है वो क्या हमारा, वो है हमारा कि हम ड्यूटी फ्री एक्सेस करवाएंगे नेपाली एक्सपोर्ट को लेकर, इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें, हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन सब चीज़ को करेंगे। तो ये सारी चीज़ बता रखी है कि इसको वो करा है। आर्टिकल 17 रेसिप्रोकल प्रिविलेज प्रोवाइड कराएंगे कि जो बोथ कंट्री के सिटीजन्स हैं फ्रीली मूव कर सके, रिसाइड कर सके, वर्क कर सके और प्रॉपर्टी को ऑन कर सके। तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। फिर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ बता रखी है। तो कहीं ना कहीं और इसी आर्टिकल के जो तहत हमारे जो नेपाली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में पढ़ने आते हैं, ये यहाँ पे भी बता रखा है। ठीक है, तो ये सारा हमने देख लिया आर्टिकल क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, और आपको एग्जाम में भी देखने को मिले तो इसमें कोई मेरे को हैरानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस के लेके। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे हमारे पहले सीडीएस हैं, हमारे पहले सीडीएस मतलब ये फर्स्ट सीडीएस नहीं है, ये वैसे फर्स्ट सीडीएस हैं जो पहली बार हमारे ऑस्ट्रेलिया गए हैं। क्या नाम है इनका, अनिल चौहान। ठीक है, फर्स्ट विजिट है इनकी ऑस्ट्रेलिया की। और मिले किससे हैं, ये जो विजिट है ये करी हमारी एडमिरल डेविड जॉनसन ने, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के चीफ डिफेंस फोर्स वाले हैं। उसके बाद फोकस एरिया बेसिकली यही होगा, फोकस एरिया इंटरऑपरेबिलिटी वाला हो गया, रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डिफेंस सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये जानना, इंपॉर्टेंट है ये जानना क्या कि कौन गए हैं, जिनका नाम हमने देख लिया, अनिल चौहान, और कौन कौन सी हम दोनों जो देश हैं उनके बीच में एक्सरसाइजेज होती है। ऑस इंडेक्स आसानी से आप इसको आंसर कर लोगे। मालाबार एक्सरसाइज, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, सारे क्वाड एक्सरसाइज है बेसिकली मालाबार। इसके अंदर इंडिया और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया मिलके पार्टिसिपेट करता है। पिच ब्लैक हो गई, पिच ब्लैक बेसिकली जो मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है, अदर कंट्रीज भी करती है। काकाडू हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करती है। नवल है, ऑस्ट हिंद हो गया, और तिलिस्मान साबरे हो गया, ये भी जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट भी करता है ओकेजनली। ठीक है, तो सारी चीज़ें थोड़ा याद रखना, सारी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से रिलेटेड है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आज के ही न्यूज़पेपर में था, ये हमारा आज के ही न्यूज़पेपर के अंदर था। देखो आप इसको आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया और जो यूएसए था ये अपना डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, और साउथ कोरिया ने गलती से जो है अपने एरोप्लेन से जो है बॉम्ब गिरा दिए, 15 लोगों की जानें चली गई। तो वो एक्सरसाइज का क्या नाम था वो आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद ये देखो, हम जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी में एक आता है रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म में एक खालिस्तान का इशू आता है। तो ये वाला जो इंसिडेंट है आज के न्यूज़पेपर में जो आया, ये आप कोट कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के कंक्लूजन वाले पार्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ जुमला, नारी शक्ति से विकसित भारत को। तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, राष्ट्रपति का नाम लिख के ये लिख देना, अच्छे नंबर मिलेंगे इससे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए लाता रहता हूँ बीच बीच में। और ये हमारा आज का आया था, टॉपिक आया था। टॉपिक बेसिकली आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। जल्दी ही इसकी जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है वो हमारी वेबसाइट पे दिख जाएगी आपको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही है। मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत देर हो जाती है क्योंकि थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अब आगे से लेट ना हो, मैं समय पे आपके लिए डेली डिस्पैच का जो डिस्कशन है वो लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे डिस्कशन।